फैसला इनके द्वारा जो लिया जाता है वो ये सिर्फ अकेले लेते हैं। सत्ता का व्यक्तिकरण कैसे हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी इसके सबसे ज्वलंत और जीवित उदाहरण है। देश को अगर सिर्फ जिस अर्थव्यवस्था पर मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे उस पर भी अगर छोड़ दिया गया होता तो ग्रेजुअली देश ग्रो कर जाता जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब सोचिए, नोटबंदी इतना विध्वंसक कदम था इस देश में कि आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक ये देश उस कदम को झेलेगा। नौकरियां चली गई। इस देश का कोई भी नागरिक अगर लाल किले पर चढ़कर हमारे देश का तिरंगा उतारता है और वहां पर किसी भी रंग का तिरंगा झंडा फहरा देता है, चाहे वो भगवा हो, चाहे वो हरा झंडा हो, चाहे वो खालिस्तान का हो, उसे किसान नहीं माना जाना चाहिए। कृषि कानून लेना बहुत इनका इस समय पर कह सकते हैं आप एक कूटनीतिक डिसीजन है। भले ही इनकी फजीयत हो रही है, अभी आने वाले दिनों में और फजीयत होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी जो घूम रही थी उत्तर प्रदेश में कृषि कानून का नाम ले लेकर बार बार, क्या मुद्दा बचा कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास हम मुद्दा क्या बचा यूपी में बात करने के लिए? मोदी चाहते होंगे कि यूपी जीते भी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते। क्यों? क्योंकि अगर बड़े मार्जिन से जीते, जिस तरह पिछली बार जीत गए थे, तो वैसी स्थिति में 2024 में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएंगे रिप्लेस करने में नरेंद्र मोदी को। ठीक उसी तरह जैसे आडवाणी जी को रिप्लेस किया गया था नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी अगर एक कदम पीछे लिया है वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री, तो कई कदम आगे का उसने सोच रखा होगा। इस बात को समझना होगा। और 56 इंच का सीना कोई मायने नहीं रखता है किसी प्रधानमंत्री के लिए। ये जुमलेबाजी की बात है, सिर्फ जुमला है। 56 इंच का छाती होता है किसी का? लास्ट सलमान खान का 44 इंच का, कहां से होगा इनका 56 इंच का? मरे वही लोग हैं जो इन नेताओं के पीछे घूमते। हमेशा आम आदमी मरा है इस देश में। कोई आंदोलन हो, कोई बड़ा आंदोलन हो, एक आंदोलन आप बता दीजिए जिसमें कोई बड़ा नेता मरा हो। आजादी के पहले एक आंदोलन बता दीजिए जिसमें महात्मा गांधी को कुछ हो गया हो। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। लंबे समय से कृषि कानून को लेकर बिहार सहित देश में आंदोलन हुआ। सबसे ज्यादा आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों पर पड़ा। और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किला पर जो घटना हुई, वो भी घटना कभी न भूले जाने वाली घटना है। उस घटना ने देश को शर्मसार किया और ये सारा मामला हुआ 700 से आसपास, यानी 700 से अधिक हैं, 650 के आसपास किसानों की मौत हो गई। कई किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई और अंततः नतीजा यह हुआ कि कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। सवाल कई उठते हैं। सवाल यह है कि जब कृषि कानून को वापस ही लेना था तो 700 के आसपास किसानों की बलि देना कौन सी जरूरी थी? साथ ही साथ देश के अस्मिता पर सवाल उठा था 26 जनवरी के दिन। देश की सुरक्षा की बात थी और उस पर भी सवाल उठा था। तो वो भी जरूरी नहीं थी अगर इस तरह के कानून को फिर से विड्रॉ कर लिया जाता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। उदित तारियन है हमारे साथ। जानेंगे कि कृषि कानून को वापस क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या मोदी सरकार झुक गई है? जो मोदी सरकार कहती है कि हमने जवान दे दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे, इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कई बार ऐसा हुआ है। 56 इंच का सीना भी बताया जाता है। इन सभी मामलों पर चर्चा होगी। सबसे पहले आपके तरफ मेरा सवाल रहेगा आपसे कि क्या कृषि कानून को वापस लेना जरूरी था? और दूसरा सवाल यह भी है कि अगर जरूरी था तो फिर लाया क्यों गया था? देखिए, आप 3 या 4 दफा आप एक शब्द का प्रयोग किए हैं कि किसानों की हत्या हो गई, किसान की मौत हो गई जी। सबसे पहले सन्नी मैं क्लियर कर दूं कि इस देश का कोई भी नागरिक अगर लाल किले पर चढ़कर हमारे देश का तिरंगा उतारता है और वहां पर किसी भी रंग का तिरंगा झंडा फहरा देता है, चाहे वो भगवा हो, चाहे वो हरा झंडा हो, चाहे वो खालिस्तान का हो, उसे किसान नहीं माना जाना चाहिए। सबसे पहला बात, लोगों की मौत हुई, किसी का भी मौत होता है, हत्या हो जाता है, तो उसके लिए संवेदनाएं हैं। हमारा मानस में है, भारतीय मानस में है कि हमें उसके लिए पीड़ा होती है, लेकिन वो कोई तरीका नहीं था प्रदर्शन का जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया। चलिए अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, आज का पूरा जो चर्चा है ना, सुबह से लेकर शाम तक और आने वाले एक सप्ताह तक का जो चर्चा होगा, किसी भी पटल पे आप देखिए, किसी प्लेटफॉर्म पर देखिए, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर ही चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी को हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में सम अप करें कि आखिरकार 2014 के बाद क्या बदला है इस देश में।
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसे नेता हैं जिनका सिर्फ आगे का गियर लगता है। मैंने कई दफा इस बात को कहा है कि बैक गियर उनके गाड़ी में है ही नहीं है। मतलब गाड़ी उनका पीछे नहीं जाता है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, चौथा, और टॉप स्पीड पर भी जाता है उनका गाड़ी, लेकिन बैक नहीं लगता है। लेकिन इस बार बैक लगा है। 2001 में ये मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के जी। 2001 में इन्होंने बजाबते सीएम ऑफ गुजरात शपथ लिया था इन्होंने। अब तारीख मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, महीना याद नहीं है, तो इस साल याद है कि 2001 में ये बने थे। उसके बाद पीएम कब बनते हैं? 2014 मई का महीना होता है, 26 मई की तारीख थी, मुझे याद है। अब देखिए, समझना होगा एक बात कि भारत के इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनके पास केंद्र का कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी। ये बहुत मार्क करने वाली बात है सनी। इसके पहले जितने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से लाल बहादुर शास्त्री होते हुए, इंदिरा गांधी होते हुए, एचडी देवगौड़ा तक देख लीजिए, मनमोहन सिंह तक देख लीजिए, ये सभी लोगों के पास केंद्र में कम से कम सांसद होने का एक्सपीरियंस जरूर था जी। दिल्ली के संसद भवन में कैसे बैठते हैं और कैसे देश के प्रति नीतियां तय होती है, इसका एक्सपीरियंस इनके पास था। लोगों ने देखा भी था जी। और कई लोग मंत्री रहे थे। अब मनमोहन सिंह का लंबा कार्यकाल रहा बजाबते मंत्री के तौर पर, अर्थशास्त्र का जो विभाग था उनके पास था, तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मतलब दिल्ली का इनके पास तजुर्बा रहा था। ये चीज नरेंद्र मोदी के साथ ये फैक्टर नहीं था। सीएम रहते हैं, तीसरे बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद 2012 में अचानक से माहौल इस तरह बनता है देश में कि प्रधानमंत्री के लिए इन्हें प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं। वाकपटुता है इनमें, मार्केटिंग का स्किल है इनके पास। एक नेता में जो गुण होना चाहिए वो सभी गुण है इस व्यक्ति में, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब मामला समझिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री बनते हुए इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया। इनके पास जो भी एक्सपीरियंस्ड बीजेपी के लीडर थे, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, ये सभी को इन्होंने साइड लगा दिया जी। 3 नेता को छोड़कर, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी जी, और राजनाथ सिंह पुराने नेता थे। अब उसमें 2 लोगों का तो निधन हो गया, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली। 2 लोग बचे हैं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वो नेता है जिन्हें बहुत मतलब नहीं रहता है पीएमओ से, उनका विभाग है और उसमें वो काफी व्यस्त रहते हैं। और सही मायने में भारत में अगर सड़कों का जो आज नेटवर्क दिख रहा है, इतना सशक्त नेटवर्क, ये नितिन गडकरी का ही देन है जी। तो वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें बहुत राजनीति से भी मतलब नहीं होता है, उन्हें बहुत पीएम से भी मतलब नहीं होता है। आप बहुत कम देखते होंगे उन्हें पीएम पे कमेंट भी करते हुए। अब ऐसे स्थिति में इनके अगल बगल जो लोग थे, जो इन्होंने मंत्रालय तय किया, मुझे याद है सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट जब उन्होंने किया था कि आखिरकार क्यों अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण जैसे लोगों को दिया गया अर्थ विभाग जी, वित्त विभाग, इकोनॉमी का जो डिपार्टमेंट क्यों दिया गया, सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं दिया गया। तो मनमाना फैसला इनके द्वारा किया गया। केंद्र में इन्हें सत्ता चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, और इन सब के बीच जब ये प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इतने पुराने लीडर्स थे बीजेपी के, उन सभी को साइड कर दिया गया, और जो भी नए लोग थे, जो नए चेहरे थे, उन्हें जगह दिया गया। 2016 में नोटबंदी हुआ था, तारीख है शायद वो 2016 का 8 नवंबर जी। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया जाता है। मतलब बिना किसी से राय परामर्श के, सलाह के ये फैसले लिए जाते हैं, और एट रैंडम अचानक कैमरे पर आकर पूरे देश के जनता को संबोधित किया जाता है कि आपका जितना नोट है पॉकेट में पड़ा हुआ सब मर गया, डेड हो गया। कितना उस समय भी जान चला गया था। तो फैसला इनके द्वारा जो लिया जाता है वो ये सिर्फ अकेले लेते हैं। सत्ता का व्यक्तिकरण कैसे हो सकता है, ये नरेंद्र मोदी इसके सबसे ज्वलंत और जीवित उदाहरण है। कृषि कानून जो है, मुझे नहीं लगता है कि, याद नहीं है इनके मैनिफेस्टो में था कि नहीं, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था। हालांकि इसका फायदा भी मिला बीजेपी को। उनका जो कोर इशू था एबोलिशन ऑफ 370, 370 धारा का अनुच्छेद का हटा देना, हटा भी दिया गया। इन्हीं कड़े फैसलों के चलते राम मंदिर का निर्माण भी करा दिया गया। अपरोक्ष रूप से हमें पता है कि वो निर्माण के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बैकअप था। लेकिन जो नुकसान इस देश को भुगतना पड़ा, मनमोहन सिंह ने जो एक इकोनॉमी सेट करके 2014 में जो भारत इन्हें दिया था 7% जीडीपी से, आज वो -18% पे चला गया।
देश को अगर सिर्फ जिस अर्थव्यवस्था पर मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे उस पर भी अगर छोड़ दिया गया होता तो ग्रेजुअली देश ग्रो कर जाता जी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब सोचिए, नोटबंदी इतना विध्वंसक कदम था इस देश में कि आने वाले कम से कम 20 वर्षों तक ये देश उस कदम को झेलेगा। नौकरियां चली गई, हमारे सैलरी पर उसका क्या असर पड़ा हम समझते हैं, हम पत्रकार हैं, हमारा सैलरी ऐसे ही कम होता है। और अगर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर मनमोहन सिंह होते तो शायद हमारा सैलरी कुछ ज़्यादा होता। तेल 110 रुपया 105 रुपये की जगह 80-90 रुपया होता, सरसों का तेल 200 रुपये की जगह 100-110 रुपया होता, तो हमारा पॉकेट में थोड़ा हमें आराम मिलता, घर से इतना प्रेशर नहीं होता। और हर विभाग का यही हाल है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, छोटा व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, सभी के पॉकेट पर असर पड़ा है। कोविड में इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर गया, कोविड को भी हम भूल नहीं सकते हैं। इन सब के बावजूद जब कृषि कानून की हम बात करते हैं तो कृषि कानून लाया गया था जिस मकसद से, वो मकसद को मैं सही मानता हूं। जी जी। एमएसपी की बात होती है, अगर ये कहते थे कि भाई आप किसी भी मंडी, मान लीजिए मैं बक्सर का रहने वाला हूं, डुमरांव का मंडी है और डुमरांव के मंडी में अगर 5,000 क्विंटल एवरेज बेचना है हर साल किसानों को, किसी साल 8,000 क्विंटल भी हो सकता है, किसी साल 2,000 क्विंटल भी हो सकता है। अब जिस साल 8,000 क्विंटल हो जाएगा उस साल 3,000 क्विंटल का क्या करेंगे हम जाकर बिहिया में बेचेंगे, हम जाकर जगदीशपुर में बेचेंगे मंडी में। वो एक अच्छा पॉइंट था इसमें, लेकिन उस कानून को वापस ले लिया गया। खैर, ये कानून अच्छा है कि नहीं, ये विवादास्पद मामला है, इस पर कई तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। मामला है कि इसे वापस क्यों लिया गया। अब देखिए, हम आपको टेक्निकल चीज बताते हैं। चुनाव होने जा रहे हैं अगले 6 महीने में, हर जगह से यही बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी है जी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर करीब 110 सीटों पर बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो शायद उनको ये बात बता रहा है कि वो हारने जा रहे थे। 12% जाट आबादी है यूपी में, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और वो 12% 25% को अफेक्ट कर सकती थी जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कृषि आंदोलन जो था वो देशव्यापी नहीं था। आप साउथ के 4 स्टेट ले लीजिए, आंध्र, केरला, तमिल, कर्नाटका, आप उड़ीसा ले लीजिए, आप झारखंड ले लीजिए, आप बंगाल में तो बाद में गया, जी, जी। आप बिहार ले लीजिए। बिहार में ये हमें कहाँ देखने को मिला, इसका बहुत व्यापक असर नहीं देखने को मिला। तो था ये बहुत कम क्षेत्र का, लेकिन इतना व्यापक हो चुका था। और एक और रिपोर्ट आई कि हिमाचल में जो चुनाव होने जा रहा है अगले साल, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। एक और रिपोर्ट हम आपको बता देना चाहेंगे कि उपचुनाव जो हुए हैं उसमें भाजपा का प्रदर्शन काफी खराब है, कहीं उसका नतीजा तो ये नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, सबसे टेक्निकल बात समझना होगा कि यूपी को हम कहते हैं कि वो सेमीफाइनल होता है भारतीय राजनीति का। जी। यूपी अगर जीत गया तो फाइनल में जीत जाइएगा, लोकसभा के राजनीति का। बिल्कुल, लोकसभा और राज्यसभा, ये माफ कीजिएगा, विधानसभा दोनों। विधानसभा में जो अगर ये 2 स्टेट ये हारेंगे, 3 स्टेट, तो इनके राज्यसभा के मेंबर भी कम हो जाएंगे। जी, ये जी, कानून भी नहीं पास करवाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी तरह एन क्रेन प्राक्रेन इन्हें यूपी जीतना है। अगर यूपी नहीं जीतेंगे तो बहुत डिसिसिव लॉस इन्हें होने जा रहा है, बहुत बड़ा लॉस इन्हें हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान कि 2024 में इनका दिल्ली का रास्ता बंद हो जाएगा। और दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी होते हुए ही जाता है। जी, जी। जब सल्तनत काल चल रहा था और बख्तियार खिलजी यूपी इसीलिए यूपी और बिहार के क्षेत्र में इसीलिए भेजा गया था ऐबक के द्वारा कि इसे अगर वो कॉन्कर कर लेगा, जीत लेगा, तो दिल्ली का रास्ता इनका क्लियर हो जाएगा। बिहार और यूपी हमेशा अवरोधक बनता है और यूपी बिहार से क्षेत्रफल में भी डबल है, वोट में भी डबल है, आबादी में और सीट में भी डबल है। यूपी का नुकसान बीजेपी सहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया कि, और वैसे भी देखिए, कृषि कानून इनके मैनिफेस्टो में बहुत हावी था भी नहीं। 370 था, राम मंदिर था, तो ये दोनों जब करा दिया गया तो कृषि कानून लेना बहुत इनका इस समय पर कह सकते हैं आप एक कूटनीतिक डिसीजन है। भले ही इनकी फजीयत हो रही है, अभी आने वाले दिनों में और फजीयत होगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी जो घूम रही थी उत्तर प्रदेश में कृषि कानून का नाम ले लेकर बार बार, क्या मुद्दा बचा कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास अब मुद्दा क्या बचा यूपी में बात करने के लिए? यूपी में एक लौता मुद्दा था जिस पर सभी लोग बात करते थे, वो कृषि कानून था। अभी रिसेंटली लखीमपुर का घटना हुआ, बवाल मच गया पूरे देश में। अब कोई घटना होने नहीं जा रहा है तो बवाल मचेगा नहीं। ऐसे स्थिति में बस सवाल यही उठता है कि अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किस मामले पर वोट मांगेंगी। योगी आदित्यनाथ का काम जो है उससे लोग संतुष्ट हैं, यूपी का सर्वे बता रहा है, लेकिन ये कृषि कानून उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव हरा सकता था, इसलिए इसे कूटनीतिक डिसीजन मानना चाहिए बीजेपी का। जी, तो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव का असर बताया जा रहा है। हालांकि अभी उपचुनाव हुए हैं, बिहार में भी हुए थे,
लेकिन बिहार में खासा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बिहार में उस आंदोलन की जो छाप थी वो नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आंदोलन की छाप थी, पकड़ थी, उस क्षेत्र में काफी भाजपा को नुकसान हुआ था। और सबसे बड़ी बात, आपके सहयोगी, आपके साथी अगर आपके दुश्मन से मिल जाते हैं तो आपके लिए काफी खतरनाक साबित होता है। पंजाब में वही हुआ था। हरसिमरत कौर बादल ने सत्ता ठुकरा दिया था, मंत्रालय ठुकरा दिया था इसी मुद्दे पर कि आप कृषि कानून को वापस लीजिए। एक और खबर आ रही है, खबर की पुष्टि नहीं हम करते हैं, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये शर्त रखा था कि वो बीजेपी से तभी हाथ मिलाएंगे जब इस कानून को वापस लिया जाए। जी, ये कई अखबारों ने इस खबर को चलाया है। ये भी एक मामला हो सकता है। कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी खफा हैं, और कुछ दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू का मामला हुआ था। बहुत बड़े नेता हैं पंजाब के, इतने बड़े नेता हैं कि अगर बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी अगर हारती भी है तो सम्मानजनक हार होगी उसकी। पंजाब अगर हारती भी है तो, और जीत भी सकती है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आ जाते हैं तो। जी, तो कई अहम मुद्दे हैं। इन अहम मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार चुनाव में आने वाली है। लेकिन फिर से सवाल वही है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके बारे में आप बता रहे थे, 600 साढ़े 600 लोगों की मौत हुई है। एक और बात इसमें जोड़ देता हूं, पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़े होंगे, राजनीति शास्त्र जो लोग पढ़ते होंगे, उसमें एक चैप्टर है पावर, सत्ता। अब सत्ता पाने के लिए किसी भी राजा को, नेता को, किसी को भी जिस रास्ते से सत्ता तक वो पहुंचे उस रास्ते को वो अपना लेता है। नरेंद्र मोदी एक कुशल नेता हैं, समझ उनकी भारतीय राजनीति पर है, इसमें दो राय नहीं है। हवा का रुख उन्होंने भांप लिया कि अगर अभी इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो यूपी हाथ से निकल जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए ना, राम मंदिर जैसा मामला, राम मंदिर जब इनका फैक्टर नहीं बन पाया, 370 इनका फैक्टर नहीं बन पाया, तो अंतोगत्वा क्या इन्हें करना पड़ा? कृषि बिल हटाना पड़ा। नहीं हटाते तो 12% जाट वोट बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता था इनको यूपी हराने के लिए। और यूपी, एक और मामला पे चर्चा कर ही दिया जाए। देखिए, योगी आदित्यनाथ के साथ अभी इनका तालमेल सही नहीं चल रहा है जी। यूपी पहुंचे थे अभी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो लॉन्चिंग था उस समय इनका जो काफिला था, योगी जहां पर खड़े थे उससे 200 मीटर आगे जाकर रुका है। ये पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। किसी तरीके से वो डिमीन भी करना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, समझिए। तो यूपी का राजनीति अभी बहुत उठापटक वाला चल रहा है बीजेपी को लेकर। मोदी चाहते होंगे कि यूपी जीते भी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीते। क्यों? क्योंकि अगर बड़े मार्जिन से जीते, जिस तरह पिछली बार जीत गए थे, तो वैसी स्थिति में 2024 में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएंगे रिप्लेस करने में नरेंद्र मोदी को, ठीक उसी तरह जैसे आडवाणी जी को रिप्लेस किया गया था नरेंद्र मोदी से। भाई मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं पिछला चुनाव, इस चुनाव में भी अगर बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बोल रहे हैं ना, ये बात समझना होगा कि नरेंद्र मोदी अगर एक कदम पीछे लिया है वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री, तो कई कदम आगे का उसने सोच रखा होगा। इस बात को समझना होगा। और 56 इंच का सीना कोई मायने नहीं रखता है किसी प्रधानमंत्री के लिए। ये जुमलेबाजी की बात है, सिर्फ जुमला है। 56 इंच का छाती होता है किसी का? लास्ट सलमान खान का 44 इंच का है। कहां से होगा इनका 56 इंच का? एक बात है कि चलो 56 इंच का है, 56 इंच का कहावत है, लेकिन मोदी को भी पता है कि अगर 56 इंच का छाती मेंटेन रखना है तो छाती को कभी 20 इंच का दिखाना पड़ता है। अभी वो 20 इंच का ही दिखा रहे हैं छाती को कि अभी थोड़ा कमजोर दिखे हम, लेकिन चुनाव में जब परफॉर्मेंस होगा तब हम ये सही विश्लेषण कर पाएंगे कि दरअसल नुकसान किसको हुआ। और सबसे बड़ा सवाल सनी, देखिए, ठीक है ये तो राजनीति की बात है, बीजेपी, कांग्रेस और बिहार में आरजेडी, यूपी में सपाई चलते रहता है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि देश में नुकसान हुआ किसका जी? मरे कौन? वो जो 650 लोग मरे होंगे, किसी के बेटा होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के कुछ लगते होंगे। उनकी जो मौत है, मैं शहादत कहूंगा, उनकी जो शहादत है, वो जो 650-700 लोग मरे हैं इस पूरे आंदोलन में, ना ही तो राकेश टिकैत को कुछ हुआ, ना ही तो नरेंद्र मोदी को कुछ हुआ, ना ही तो राहुल गांधी को कुछ हुआ, ना ही तो अखिलेश यादव को कुछ हुआ, ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ हुआ। मरे वही लोग हैं जो इन नेताओं के पीछे घूमते हैं जी। हमेशा आम आदमी मरा है इस देश में। कोई आंदोलन हो, कोई बड़ा आंदोलन हो, एक आंदोलन आप बता दीजिए जिसमें कोई बड़ा नेता मरा हो। आजादी के पहले एक आंदोलन बता दीजिए जिसमें महात्मा गांधी को कुछ हो गया हो, नेहरू जी को कुछ हो गया हो। इतिहास रहा है, आंदोलन जब हुआ है मरा आम आदमी ही है। कभी कोई नरेंद्र मोदी, कभी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह, कभी कोई अखिलेश यादव, कभी कोई महात्मा गांधी, कोई भी जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़ा लीडर है, उसको उसका बाल भी बांका नहीं होता, हमेशा आम आदमी मरता है। इसलिए
देश के लोगों को और आम जो लोग हैं उन्हें समझना होगा कि राजनीति से परे उनका जीवन महत्वपूर्ण है, उनका परिवार महत्वपूर्ण है, उन्होंने जिसे जन्म दिया है उस बच्चे का भविष्य महत्वपूर्ण है। आंदोलन का क्या है, वो आते आते रहता है, नेता उसे करवाते हैं, लोगों की जान जाती है और जाते रहेगी। जी, तो सबसे बड़ा यही सवाल लगातार उठता है और कई दलों ने ये मांग की है कि उन 650 के आसपास जो जाने गई हैं उनका क्या होगा। आपने अपने स्टैंड से पीछे हटा है तो उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। जिस तरह का जो प्रावधान है भारत के संविधान में, जिस तरह के भी आपके कानून उसकी समीक्षा करता है, उस समीक्षा के हिसाब से उन 600 परिवारों को कम से कम देखना होगा। कानून तो वापस हो गई है लेकिन जिसकी जानें चली गई हैं वो वापस नहीं होंगी। तो इस पर सबसे बड़ा विषय है और इस पर सबसे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, इस पर उन लोगों को सोचना चाहिए जिन राज्य में उन लोगों की मृत्यु हुई है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसकी भरपाई कर देनी चाहिए। लेकिन इस आंदोलन के आड़ में जो देश के अंदर जो भीतरघात हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, और उसको लेकर सरकार का जो खुफिया तंत्र है उसको भी एक्टिव कर देना चाहिए। क्योंकि लाल किले पर जो घटना हुई इसकी जानकारी पहले से थी। देश के किसी हिस्से में किसी प्रकार की इस तरह की घटना होती है, बड़े स्तर पर ट्रैक्टर रैली होती है, 1000-2000 ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि देश में इस तरह की घटना होगी। तो ये सारी खुफिया तंत्र की नाकामी, या यूं कहें तो सरकार की नाकामी हो सकती है। इस तरह का कारनामा नहीं होना चाहिए। इस आंदोलन में जो देश का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ की गई है, उन सभी लोगों को चिन्हित करना होगा। अभी तक ये जांच कहां तक पहुंची ये भी जांच का विषय है। उस समय वो हंगामा हुआ, फिर शांत हो गया, अब तो कृषि कानून वापस हो गया है। तो ऐसा ना हो कि उन सभी हंगामों के बीच उस चीज को भी विड्रॉ कर लिया जाए जो भारत के इतिहास में एक काला धब्बा बनकर उसके पन्नों पर छप गया है। आने वाले दिनों में कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच क्या बातें होती है, इन सभी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।